हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आज आई हूँ मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। वह सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। पूरे शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उन सब का जो कंट्रोल सेंटर होता है वो क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। और इसके अंदर हम मुख्य रूप से हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा तंत्रिका तंत्र। या इसे क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। देखिए, जो तंत्रिका तंत्र है इसको कहा जाता है मनुष्य का सूचना प्रसारण तंत्र। क्या कहा जाता है? सूचना प्रसारण तंत्र। अब देखिए, हमारे शरीर के अंदर ब्रेन क्या काम करता है आपको पता है? हमारे शरीर में ब्रेन की क्या इंपॉर्टेंस है? अगर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए तो मतलब उसका ब्रेन है वो निष्क्रिय हो गया, मतलब शरीर के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो पूरे शरीर के अंदर क्रिया करवाने के लिए, हमारे अंदर चेतना रहने के लिए, हम जो भी काम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जो भी हमारे अंदर क्रिया विधि होती है, किसी के प्रति व्यवहार होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, हम चलते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सारी प्रक्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। तो ये जो तंत्रिका तंत्र है ये मुख्य रूप से हमारे मस्तिष्क और मस्तिष्क से कुछ कोशिकाएं निकलकर तार बनाती है जिन्हें तंत्रिका या नर्व्स कहा जाता है। उनसे मिलकर जो तंत्र बनता है उसे क्या बोलेंगे? तंत्रिका तंत्र। यानी तंत्रिका तंत्र के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मस्तिष्क यानी ब्रेन प्लस तंत्रिकाएं यानी नर्व। अब देखिए, हमारा जो दिमाग है वो आप मान सकते हो कि जैसे लाइट का मीटर है उसकी तरह, और मीटर से लेकर उपकरण जैसे पंखा चल रहा है वहां तक तार से करंट जाता है। तो उसी प्रकार जैसे मेरा हाथ है ये पंखा है, कोई भी उपकरण है जो लाइट से चलेगा, और मेरा मीटर है वो मेरा ब्रेन है। अब इस मीटर से करंट इस हाथ तक पहुंचाने के लिए तार जुड़े हुए रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जो तार जुड़े हुए रहते हैं ब्रेन से लेकर शरीर के अंगों तक, वो कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। अब देखिए, तंत्रिका कोशिका का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। जब मैंने आपको कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बताया था मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। पूर्ण रूप से भी सबसे लंबी कोशिका पूछे तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, जो हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, यानी इसके अंदर 3 भाग है। जो सबसे आगे का भाग होता है देखो इस प्रकार की कोशिका, ये जो आगे का भाग है इसे बोलते हैं साइटोन। क्या कहते हैं? साइटोन। बीच का जो ये लंबा भाग है इसको बोलते हैं एक्सोन, और जो सबसे लास्ट का भाग है इसको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। क्या बोलते हैं? टीलोडेंड्रिया। तो इस प्रकार ये एक कोशिका इस साइटोन वाले भाग के अंदर की तरफ क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो साइटोन है ये सबसे कोशिका के आगे का भाग है, बीच वाला भाग एक्सोन, और सबसे अंदर वाला भाग, लास्ट वाला भाग क्या कहलाता है? टीलोडेंड्रिया। 3 भागों से मिलकर ही बनी ये कोशिका है। तो मानव शरीर की संपूर्ण रूप से सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। इसे क्या कहा जाता है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। और दूसरा पॉइंट, इसे तंत्रिका तंत्र की इकाई कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई, यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम किसे बोलेंगे? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। अब देखिए, ये जैसे एक कोशिका है इस प्रकार अनेकों कोशिकाएं आपस में जुड़ जाएगी। ये एक तंत्रिका कोशिका, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार ये लंबी लंबी जुड़ती हुई एक तार के जैसी संरचना बना लेगी जिसे हम क्या बोलेंगे? तंत्रिका। क्या बोलेंगे? तंत्रिका। अभी मैंने आपको बताया कि तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? मेनली मस्तिष्क और
हमारा दिमाग और इस दिमाग से निकलने वाले तारों से मिलकर क्या बनता है, तंत्रिका तंत्र। और कुछ भाग इसके अंदर किसका आता है, मेरु रज्जु का। किसका आता है, मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो देखिए जो तंत्रिका है ये तार है। जैसे मेरे ब्रेन ने कोई भी सोचने का काम किया, जैसे मेरे ब्रेन ने सोच लिया कि मेरे हाथ को हिलाना है, जब तक मेरा दिमाग काम नहीं करेगा मेरा हाथ नहीं हिलेगा। जैसे व्यक्ति बहुत किया वो हाथ हिला सकता है, क्या उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो वो हाथ हिला सकता है, नहीं। जैसे ही दिमाग ने संकेत दिया कि इस हाथ को हिलाना है, इस हाथ से मारकर इस हाथ में ले जाना है, तो अभी ये हाथ कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही दिमाग ने सोचा तो क्या होगा कि दिमाग से सूचना है वो आगे जाएगी और ये हाथ इस हाथ से ये मारकर ले लेगा। अब ये ब्रेन से लेकर हाथ तक सूचना गई तो किसके द्वारा गई, इस तंत्रिका के द्वारा, यानी तार के रूप में जो सूचना पहुंचाने का काम करता है वो कौन करती है, तंत्रिकाएं करती है। उसके बाद अगला पॉइंट, ये जो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि इसके अंदर पुनरुद्भवन क्षमता शून्य होती है। पुनरुद्भवन क्षमता शून्य होती है। पुनरुद्भवन क्षमता शून्य होती है। पुनरुद्भवन क्षमता क्या होती है कि जैसे हमने कोशिका वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा कि कोशिका में विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। एक कोशिका से नई कोशिका बन जाती है, कोशिका विभाजन करती है और घाव को भर देती है। लेकिन मानव शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, ये किसी घाव को नहीं भर सकती, इनमें पुनरुद्भवन क्षमता है वो शून्य होती है। क्योंकि एक संरचना होती है जिसका नाम क्या होता है, तारककाय या सेंट्रियोल। इनके अंदर तारककाय नामक संरचना होती है जो अनुपस्थित होती है, जो कोशिका विभाजन में सहायक होती है, जो हमने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा था तारककाय या सेंट्रियोल के बारे में। तो आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तंत्रिका तंत्र की इकाई कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, इस कोशिका के अंदर पुनरुद्भवन क्षमता नहीं होती, यानी इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। कारण क्या है, इसमें तारककाय नहीं होता। अब ये कोशिका विभाजन नहीं कर सकती, इसका काम क्या है, सूचना को ब्रेन से लेकर शरीर के अंगों तक पहुंचाना। अब ये विभाजन नहीं कर सकती तो इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि जैसे मान लीजिए व्यक्ति के जन्म के समय ब्रेन के अंदर 100 कोशिका थी, या विकास होने के बाद इसके अंदर टोटल मान लीजिए इतनी कोशिका बन गई। अब ये कोशिका सारी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है जो आगे फिर विभाजन करके और नहीं बन सकती है, इतनी रहेगी। अब अगर किसी व्यक्ति के कभी ब्रेन के अंदर चोट लगी और मान लीजिए 2 कोशिका है वो नष्ट हो गई, अब ये जो 2 कोशिका है अगर इस कोशिका में विभाजन करने की क्षमता होती थी 2 कोशिकाओं को वापस बना लेती, लेकिन इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं है तो जितनी कोशिका 2 है वो हमेशा जिंदगी भर इस व्यक्ति के ब्रेन में कम रहेगी। इसलिए तो हम हमारे दिमाग की सुरक्षा करते हैं, सर की सुरक्षा करते हैं कि आपको पता है कि अगर सर में चोट लग जाए तो वो कभी ठीक होने का चांस नहीं है। भले ही व्यक्ति की मृत्यु ना हो, लेकिन अगर ब्रेन में चोट लगी तो उसके दिमाग कमजोर हो सकता है। ब्रेन हेमरेज में क्या होता है कि ब्लड की नस फूट जाती है अंदर शरीर ब्रेन के अंदर, तो धीरे धीरे ब्लड है वो यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है और कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। जितनी देर तक व्यक्ति के खून का जमाव रहेगा सर में उतनी कोशिकाएं ज्यादा नष्ट होगी, और ज्यादा कोशिका नष्ट होने का मतलब क्या है, शरीर जो ब्रेन है उतना ही ज्यादा स्मृति क्षमता खो चुका होता है। इसलिए हमारे सर की हम रक्षा करते हैं, हेलमेट पहनते हैं गाड़ी चलाते टाइम, पूरे शरीर पर कवच नहीं पहनते क्योंकि अपने को पता है कि अगर शरीर पर कहीं भी चोट घाव लगी तो वो घाव भर सकता है। लेकिन अगर हमारे ब्रेन में चोट लग गई तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। भले ही व्यक्ति की या तो मृत्यु हो सकती है ज्यादा चोट लगने पर, ज्यादा कोशिकाएं नष्ट हो गई तो, अगर थोड़ी कोशिका का नष्ट हुई तो व्यक्ति की स्मृति क्षमता, समझने की क्षमता, व्यक्ति कम समझ बन सकता है, ना समझ हो सकता है ज्यादा, या गूंगा बहरा हो सकता है, चोट लगने पर वो कोमा में जा सकता है, या उसका दिमाग कमजोर हो सकता है। इसका कारण क्या है कि इसके अंदर जितनी कोशिका है वो उतनी रहेगी, उनमें फिर विभाजन क्षमता नहीं हो सकती और नई कोशिका नहीं बन सकती। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका के बारे में। इसका दूसरा नाम है न्यूरॉन, इसे तंत्रिका तंत्र की इकाई कहा जाता है। ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर पुनरुद्भवन क्षमता शून्य होती है, यानी इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। कारण क्या है, इसके अंदर तारककाय नहीं होता है और विभाजन क्षमता नहीं होगी तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि ब्रेन पर चोट लगने पर वो ठीक होने के चांस कम होते हैं। इसलिए हम सुरक्षा किसकी करते हैं, अपने सर की करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारा मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं
कि जो हमारा मस्तिष्क है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है, किस प्रकार हमारा मस्तिष्क कार्य करता है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो तंत्रिका तंत्र है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या आता है, ये हमारा मस्तिष्क और इससे जुड़ी हुई मेरु रज्जु, यानी ये तो क्या है, मस्तिष्क, और ये क्या है, मेरु रज्जु। रीढ़ की हड्डी के अंदर का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, मेरु रज्जु कहलाता है। तो हमारा जो ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के अंदर वाला पार्ट है, ये इन दोनों भागों को क्या बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यानी मस्तिष्क और मेरु रज्जु को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, सूचनाएं मुख्य रूप से इन भागों से जाएगी शरीर के अंदर। 99% सूचनाएं किसके अंदर संग्रहित रहती है, मस्तिष्क के अंदर। कुछ थोड़ी बहुत सूचनाएं है वो मेरु रज्जु के अंदर संग्रहित रहती है। अब मेनली मीटर तो ये है, जबकि इनसे निकलने वाले तार होंगे ना, उन तारों को हम किस में रखेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र में। यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र में सारी क्या आएगी, तंत्रिकाएं। जो मस्तिष्क से तंत्रिका निकलेगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, कपालीय तंत्रिका। क्या बोलेंगे, कपालीय तंत्रिका, यानी क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। और इनकी आपको संख्या ध्यान रखनी है, 12 जोड़ी। कई बार क्वेश्चन आता है, कपालीय तंत्रिका की संख्या बताइए, क्रेनियल नर्व के नंबर बताइए, तो 12 जोड़ी। या दूसरे प्रकार की है, जो मेरु रज्जु से निकलेगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेरु रज्जु तंत्रिका या स्पाइनल नर्व, मेरु रज्जु तंत्रिका या स्पाइनल नर्व। और इनकी संख्या कितनी होती है, 31 पेयर्स, यानी 31 जोड़ी। इनमें आपको सिर्फ संख्या याद करना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या बताइए, परिधीय तंत्रिकाओं की संख्या बताइए। तो कपालीय तंत्रिका की संख्या होती है 12 जोड़ी, 12 पेयर्स, जबकि मेरु रज्जु की संख्या होती है 31 पेयर्स, यानी 31 जोड़ी। जो मस्तिष्क से तार निकलेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, कपालीय तंत्रिका। और जो मेरु रज्जु से तार निकलेंगे, सूचना ले जाएंगे आगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेरु रज्जु तंत्रिका। तीसरे प्रकार का आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये हमारे ब्रेन के एक्टिव और इनएक्टिव होने के अवस्था के आधार पर बताया गया है कि जब हमारा शरीर है वो बिल्कुल एक्टिव होता है, जैसे हम बिल्कुल सचेत है, हमारी श्वसन दर बढ़ी हुई है, हमें भूख ज्यादा लग रही, मतलब शरीर ज्यादा एक्टिव है, उस समय जो तंत्रिका तंत्र काम कर रहा होता है उसे क्या बोलते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जबकि दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इन दोनों में इतना ही बस आपको ध्यान रखना है कि तंत्रिका तंत्र है वो 3 प्रकार का होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा है ऑटोसोमल नर्वस सिस्टम, ऑटोसोमल नर्वस सिस्टम। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसको बोलोगे, मस्तिष्क और मेरु रज्जु को। इनसे निकलने वाले तारों को क्या बोलेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी और मेरु रज्जु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी। और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमल नर्वस सिस्टम, जो 2 प्रकार का, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जब शरीर बिल्कुल एक्टिव हो। और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी बिल्कुल इनएक्टिव या विश्राम की अवस्था बोल सकते हो। एक तो सक्रिय, जब व्यक्ति कोई दौड़ रहा है,
हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, आंखें फैल जाती है, उसको हम पर अनुकंपी। और जब व्यक्ति बिल्कुल रिलैक्स है, आराम से सो रहा है, कोई रक्तदाब बढ़ा घटा हुआ नहीं है, नॉर्मल है, शरीर की क्रियाएं नॉर्मल है, तो कौन सा तंत्र काम करता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, विस्तार से हम पढ़ेंगे। किसको? मस्तिष्क को, क्योंकि इसी पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं मस्तिष्क को। तो देखिए, मस्तिष्क के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मस्तिष्क। फिर क्या पढ़ेंगे? ब्रेन। देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है वो इस प्रकार का होता है, जिसके ऊपरी भाग पर इस प्रकार गर्त और उभार पाए जाते हैं। आप देखोगे हमारे ब्रेन को तो वो मांस के टुकड़े जैसा दिखेगा, जिसमें कहीं पर खांच है, कहीं पर उभार है। वो खांच और उभार, जिनको गायराई और सलकाई कहते हैं, वो इसलिए होता है ताकि हमारे ब्रेन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया है, वो बढ़ जाता है। और बढ़ने से क्या होगा? हमारी बुद्धि बढ़ जाती है। यानी जितना ब्रेन का एरिया ज्यादा होगा, उतनी बुद्धिमत्ता ज्यादा होगी। दूसरे जंतुओं की तुलना में मनुष्य के ब्रेन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर उभार और खांच होते हैं। और यही कारण है कि मनुष्य दूसरे जीव जंतुओं की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होता है। अब देखिए, जो हमारा मस्तिष्क है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे वाला है अग्र मस्तिष्क, बीच वाला मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। अब देखिए, जो अग्र मस्तिष्क है इसके अंदर एक भाग होता है जिसका नाम है प्रमस्तिष्क। क्या नाम है? प्रमस्तिष्क। या इसे बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। जो प्रमस्तिष्क है, ये वाला भाग जितना ज्यादा बड़ा होगा, व्यक्ति उतना ही ज्यादा बुद्धिमान होगा। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? बुद्धि व चतुराई का केंद्र। बुद्धि व चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? प्रमस्तिष्क को। यह सबसे बड़ा भाग होता है। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। यानी जो व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान है, मतलब उसके अंदर ज्यादा एरिया किससे घिरा हुआ है? प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम से घिरा हुआ है, जिससे इसलिए इसे बुद्धि व चतुराई का केंद्र कहा जाता है। और यह सबसे बड़ा भाग होता है। एक अग्र मस्तिष्क के अंदर भाग पाया जाता है जिसका नाम है थैलेमस। क्या नाम है? थैलेमस। अगर हमें किसी चीज से टच करने से कुछ एहसास होता है, यानी संवेदी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो पता चलता है, जैसे दर्द होना, ठंडे का एहसास होना, गर्म का एहसास होना। आप किसी चीज को टच कर रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि हाँ ये ठंडा है या गर्म है, या आपके कहीं पर दर्द हो रहा है, उसका एहसास कराने वाला जो सेंटर है वो कौन सा है? थैलेमस। यानी दर्द, गर्म, ठंडा का एहसास किस भाग के द्वारा? थैलेमस। और एक अगला भाग है अग्र मस्तिष्क के अंदर जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सबसे इंपॉर्टेंट, इसका काम है भूख, प्यास व तापमान का केंद्र। कई बार क्वेश्चन आता है, मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो फिक्स क्यों रहता है? क्योंकि उसको नियत बनाए रखने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। मनुष्य समतापी प्राणी क्यों है? उसके तापमान को नियत बनाए रखने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। यानी जो हाइपोथैलेमस है, आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, टाइम होते ही पता चल जाता है, इसका एहसास कौन सा भाग कराता है? हाइपोथैलेमस। और तापमान, यानी शरीर के टेम्परेचर को हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखना, क्योंकि इससे ज्यादा कम होने पर शरीर के एंजाइम है वो निष्क्रिय होने लगते हैं। इसलिए इसका कंट्रोल करने वाला भाग क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस। उसके अलावा अगर आपका किसी के प्रति व्यवहार का नियंत्रण, बिहेव, आपको किसी के प्रति प्रेम है, किसी के प्रति आपके मन में घृणा है,
इन सब व्यवहार का निर्धारण करने वाला कौन सा भाग है? हाइपोथैलेमस। उसके अलावा शरीर के जितने भी हार्मोन है, हार्मोन का नियंत्रण कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। तो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है हाइपोथैलेमस। काम क्या है हाइपोथैलेमस का? सबसे पहला भूख प्यास तापमान का नियंत्रण केंद्र, व्यक्ति के व्यवहार का नियंत्रण केंद्र और हार्मोनों का नियंत्रण केंद्र। अगला है मध्य मस्तिष्क। इसके अंदर 4 इस प्रकार के आपको गोले जैसी संरचना दिखेगी, जिनको क्या बोलते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। आपके सुनने व देखने का कंट्रोल करने वाला भाग कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। कानों से सुन रहे हो, वो मध्य मस्तिष्क से सूचनाएं आपके कंट्रोल होती है। आप देख रहे हो, आंखों की पेशियां मध्य मस्तिष्क से कंट्रोल होती है। तो सुनने और देखने का काम मस्तिष्क के किस भाग द्वारा? मध्य मस्तिष्क द्वारा। आपको पूछ लिया जाए कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या है, तो मध्य मस्तिष्क के अंदर पाए जाने वाले 4 उभार क्या कहलाते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। या आपको पूछ सकते हैं कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं, तो मध्य मस्तिष्क में। तीसरा भाग आता है पश्च मस्तिष्क। इसके अंदर मुख्य 2 भाग है। एक तो आता है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या इसे बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम। सेरिबेलम। सेरिब्रम तो है प्रमस्तिष्क और ये सेरिबेलम। और एक भाग आता है मेडुला ओब्लोगेटा। मेडुला ओब्लोगेटा। अब देखिए, इन दोनों का काम है वो बिल्कुल विपरीत है। हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार के काम होते हैं। एक तो वो जो हमारी बिल्कुल इच्छा से होंगे, जैसे मैं चाहूं तब चल सकती हूँ, मैं चाहूं तब रुक सकती हूँ, मैं चाहूं तब आंख बंद कर सकती हूँ, चाहूं तब खोल सकती हूँ, मेरे चाहने से हाथ पैर हिल सकते हैं। ये तो हो गए हमारी इच्छा से होने वाले कार्य, जिन्हें हम बोलेंगे ऐच्छिक कार्य। और इनको कंट्रोल करने वाली पेशियां क्या कहलाएगी? ऐच्छिक पेशियां। एक ऐसे कार्य जैसे मैं चाहूं कि मेरे को वोमिटिंग ना हो, लेकिन फिर भी हो रही है, उल्टी हो रही है, मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ क्या? नहीं। मेरा पेट दर्द करने लगा, मैं चाहूं क्या पेट कंट्रोल हो जाए? नहीं होता है। मेरी धड़कन बढ़ गई है, मैं चाहूं कि ये कंट्रोल हो जाए? नहीं होती। यानी शरीर के ऐसे कार्य जो हमारी इच्छा से नहीं होते, उन्हें क्या बोलेंगे? अनैच्छिक कार्य। और उनका नियंत्रण करने वाली जो पेशियां होगी, उनका उसे हम क्या बोलेंगे? अनिच्छिक पेशियां। तो जो शरीर की ऐच्छिक पेशियां हैं, उनका नियंत्रण कौन करेगा? सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण केंद्र। और जो शरीर के अंदर इच्छा से संबंधित नहीं होते हैं, उनका नियंत्रण मेडुला ओब्लोगेटा, यानी अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण केंद्र। देखिए, जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका अंग तो खराब होता है, लीवर, लेकिन ब्रेन का कौन सा भाग खराब होता है? सबसे पहले जब व्यक्ति कोई शराब पीता है तो उसके ब्रेन का अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम खराब होता है। तो आप क्या देखते हो कि शराब पीते ही व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है, क्योंकि उसके हाथ पैर का ऐच्छिक पेशियों का कंट्रोल छूट जाता है, तो वो लड़खड़ाएगा। फिर उसका जो मध्य मस्तिष्क है वो खराब होगा। मध्य मस्तिष्क का काम क्या है? सुनना, देखना, बोलना, इन सब का कंट्रोल कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। यानी सुनना, देखना व बोलना। तो फिर क्या होता है? व्यक्ति की जबान लड़खड़ाने लगती है, वो बोलना कुछ चाहता है, बोलता कुछ है, जो नहीं बोलना चाहता वो भी बोल देता है, जो बोलना चाहता है वो नहीं बोल पाता, यानी जबान कंट्रोल में नहीं रहती। तो शराब पीने से अंग तो खराब होगा, लीवर, लेकिन ब्रेन का कौन सा भाग खराब होगा? सबसे पहले अनुमस्तिष्क खराब होगा, जिसके वजह से हाथ पैर का कंट्रोल छूट जाएगा और फिर उसकी जबान लड़खड़ाएगी, यानी मध्य मस्तिष्क है वो प्रभावित होगा। अनैच्छिक पेशियां, जैसे आपको पूछ लिया कि व्यक्ति को उल्टी हो रही है, वमन के अंदर कहां पर पाया जाता है? मेडुला ओब्लोगेटा के अंदर। एक इसके अंदर भाग होता है जिसका नाम है पोन्स। क्या नाम है? पोन्स। हमारी जो श्वसन दर है ना, इसको कंट्रोल करने वाला भाग क्या कहलाता है? पोन्स। तो इसको हम बोलेंगे श्वसन नियंत्रण केंद्र। श्वसन नियंत्रण केंद्र यानी रेस्पिरेशन कंट्रोल सेंटर। तो ये थे हमारे मस्तिष्क के सभी भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंदर प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग,
बुद्धि व चतुराई का केंद्र थैलेमस, जो दर्द, गर्म और ठंडा का एहसास करवाता है, यानी ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण ज्ञान किसके अंदर, थैलेमस के द्वारा। तीसरा है हाइपोथैलेमस, भूख, प्यास और तापमान का केंद्र, व्यक्ति के व्यवहार का केंद्र। उसके अलावा हार्मोनों का नियंत्रण करने वाला केंद्र, ठीक है। और दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क, जिसके अंदर 4 बड़े बड़े भाग होते हैं, जिनको कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। बोलने, सुनने, देखने का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग, मध्य मस्तिष्क। तीसरा है पश्च मस्तिष्क, इसके फिर 3 भाग, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, जो ऐच्छिक पेशियों का कंट्रोल करेगा। पोन्स है, जो श्वसन केंद्र है, श्वसन नियंत्रण केंद्र है। और तीसरा है मेडुला ओब्लोगेटा, जो शरीर की अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण करेगा, यानी जो चीजें हमारे काम की कंट्रोल की नहीं, जैसे ब्लड प्रेशर है, रक्तदाब हो गया, वमन केंद्र, उल्टी होना, जो भी शरीर की अनैच्छिक कार्य, पाचन वाला कार्य, वो सब कंट्रोल कौन करेगा, मेडुला ओब्लोगेटा। तो ये मस्तिष्क के भाग है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो मस्तिष्क के कुछ 1-2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो बताती हूँ मैं आपको। एक तो जो मस्तिष्क है, इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन पुरुषों में तो होता है 1400 ग्राम लगभग, और महिलाओं में कितना होता है 1350 ग्राम, ठीक है। जो मस्तिष्क होता है, इसके अंदर जल की मात्रा होती है कितनी, 85%, 85%। जो मस्तिष्क है, उसके ऊपर एक हड्डी पाई जाती है, जो बहुत कठोर हड्डी होती है, जिसका नाम है क्रेनियम या कपाल। अब देखो, ये जो हड्डी होती है ना, ये हमारे ब्रेन के ऊपर पाई जाती है, ये ब्रेन है, और इसके ऊपर ये हड्डी पाई जाती है, जो बहुत ज्यादा कठोर होती है। ये हड्डी, ब्रेन एक कोमल भाग होता है, मांस के टुकड़े जैसा होता है, जिसकी सुरक्षा करती है। आप देखते हो कि जब डेथ होने के बाद डेड बॉडी जलाते हैं, तो उसकी आधी बॉडी जलने के बाद कपाल भाती प्रक्रिया होती है, यानी ये हड्डी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। तो जब डेड बॉडी आधी जल जाती है, तो हड्डी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, फिर इस हड्डी को तोड़कर इसके अंदर घी डालकर इसको वापस जलाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, कपाल भाती प्रक्रिया, तब जाकर ये पूरी जलती है। तो ध्यान रखना, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली हड्डी क्या कहलाती है, कपाल या क्रेनियम। मस्तिष्क होता है, उसके ऊपर 3 प्रकार की झिल्लियां भी पाई जाती है, पायामेटर, ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड। उसके अलावा मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की बीमारी का पता लगाने के लिए जांच की जाती है ईईजी, इलेक्ट्रो इएनसेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रो इएनसेफेलोग्राफ। जैसे मैंने आपको हृदय के लिए बताया था ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसी प्रकार ब्रेन में किसी भी प्रकार की बीमारी का पता लगाने के लिए सबसे छोटी जांच की जाती है, वो है ईईजी, इलेक्ट्रो इएनसेफेलोग्राफ। पुरुषों में इसका वजन 1400 ग्राम, महिला में 1350 ग्राम, जल की मात्रा 85%, और हड्डी कौन सी पाई जाती है, क्रेनियम या कपाल, जो बहुत मजबूत हड्डी होती है, ठीक है। तो ये आपके ब्रेन के कुछ पॉइंट थे। हमने जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ा, उसके अंदर 2 भाग पढ़े, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। मस्तिष्क के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब मैंने आपको बताया था कि शरीर के जितने भी कंट्रोल करने वाले कार्य, 99% कार्य कौन करता है, मस्तिष्क या ब्रेन। कुछ 1% कार्य है जो कौन करता है, मेरु रज्जु। तो वो 1% कार्य कौन सा है, अगला भाग है मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, मेरु रज्जु का कार्य बताया गया है प्रतिवृत्ति
क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जैसे देखिए, मैं यहाँ पर खड़ी आपको पढ़ा रही हूँ, अभी मैं जो भी काम कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ, मेरे ब्रेन ने सोचा, मैंने काम किया, यानी इस प्रकार के कार्य में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे मैं आपको पढ़ाती मेरा हाथ यहाँ टच हुआ बोर्ड के, और बोर्ड के मान लीजिए अंदर करंट है, जैसे मेरा हाथ टच हुआ तो आपसे बात करते करते मेरा हाथ अपने आप हट गया, जैसे टच के अपने आप हट गया, फिर मैंने सोचा कि अरे मेरे करंट लगा था। जब मैं बाद में सोच रही हूँ तो पहले इस हाथ को हटाया किसने? ये हटाया मेरु रज्जु ने। यानी दिमाग को पता चले बिना ही अगर कोई जल्दी से क्रिया हो जाए जिसमें बहुत कम टाइम लगे, ऐसी क्रियाओं को क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे आपसे बात करते करते करंट लगा, हाथ हट गया, जैसे मैं चल रही हूँ मेरे पैर में कांटा चुभा और मेरा पैर अपने आप हट गया, फिर मैंने देखा कि अरे कांटा था, नुकसानदायक था, दर्द हुआ, लेकिन पता चलने से पहले ही शरीर की मूवमेंट करवा दी। ये काम कौन से? प्रतिवर्ती क्रिया। तो इसका उदाहरण लिख लोगे आप, जिससे आपको याद रहेगा प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। जैसे कांटा चुभने पर पैर का हट जाना। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेरु रज्जु। और बाकी जितने भी काम जो सोच समझ कर किए जाते हैं, जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वो काम कौन करवाता है? मस्तिष्क। तो ये हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में बताया, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने। ब्रेन, तंत्रिका तंत्र, तीन प्रकार का, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। केंद्रीय के अंदर मस्तिष्क और मेरु रज्जु, परिधीय के अंदर उनसे निकलने वाले तार, और तीसरा प्रकार का था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो अनुकंपी और परानुकंपी। मस्तिष्क को हमने विस्तार से पढ़ लिया, इसके तीन भाग, उनके कार्य, मस्तिष्क के कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरु रज्जु को मैंने बता दिया, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया। परिधीय के अंदर उनकी सिर्फ आपको संख्या याद करनी है, कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी और मेरु रज्जु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी। और तीसरा रहता है जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी और परानुकंपी। तो यहाँ तक ही था हमारा तंत्रिका तंत्र वाला बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यूरॉन में से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ऐसी कोशिका जिसमें पुनरुत्भवन क्षमता या विभाजन क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता? तारक। तो इस प्रकार था हमारा ये तंत्रिका तंत्र छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।